बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो 21 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करें। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम कर रहे हैं। ERQs जो हैं मैं पहले बता चुका हूँ और CRQs का भी, कि इसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कई दफ़ा मैंने नंबर बताया है, मैं आपको PDF दे दूँगा उसका, ठीक है। बाकी अब जो है ये प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग इसकी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 10 न्यूमेरिकल्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। मेन 5 फार्मूलाज हैं जो कि इसके अंदर पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स को ज़रा समझें कि इसमें आपसे बोल क्या रहा है ये। मैं एक एक पढ़ के आपके सामने जो है ना आपको दिखा देता हूँ। पहला जो है वो, पहली प्रॉब्लम में क्योंकि रिलेटिविटी का चैप्टर है ना ये, देखें ज़रा बात को समझिएगा। अगर रिलेटिविटी का चैप्टर है तो प्रॉब्लम्स रिलेटिविटी से ही मुताल्लिक होंगी। अगर रिलेटिविटी का बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं है ना, तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगी बात कि इस प्रॉब्लम में बात क्या की जा रही है, ठीक है। तो वो भी मैं साथ में बताऊँगा। अच्छा, पहला जो है हमारे पास, इसके अंदर आपसे बोल रहा है 1 मीटर रॉड है, ठीक है। एक रॉड है और उसकी लेंथ कितनी बता रहा है? 1 मीटर उसकी लेंथ है। और ये रॉड जो 1 मीटर जिसकी लेंथ है ये हरकत कर रही है और इसकी वेलोसिटी बता रहा है 0.6 c। c जो है स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। कैलकुलेट इट्स लेंथ, वो बोल रहा है इसकी लेंथ को कैलकुलेट कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है भाई लेंथ तो उसने बता दी ना 1 मीटर, फिर क्यों बोल रहा है लेंथ को कैलकुलेट कीजिए? नहीं, आगे बोल रहा है कैलकुलेट इट्स लेंथ एज इट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर के मुताबिक, एक ऑब्जर्वर जो कि 2 उसने पोजीशन बताई हैं ऑब्जर्वर की। एक ऑब्जर्वर वो जो कि ज़मीन पर खड़ा हुआ है, पहले उसने ये बात बोली है कि ज़मीन पर ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उस रॉड की लेंथ को मेजर करके बताएगा। यानी कि वो ऑब्जर्वर जो कि ज़मीन पर खड़ा हुआ है उसके मुताबिक उस रॉड की लेंथ क्या होगी, जबकि उसकी वेलोसिटी जो है हो गई है 0.6 c। और फिर दूसरा, 2 सवाल हैं इसमें पूछें। दूसरा फिर बोल रहा है एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि उसी रॉड की स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, उसके मुताबिक जो है उस रॉड की लेंथ क्या होगी। मतलब रॉड की लेंथ उसने पूछी है। अब हमारे पास ओरिजिनल लेंथ जो है वो कितनी है? 1 मीटर है उस रॉड की। ये 1 मीटर रॉड की लेंथ कब है? जब वो रेस्ट पोजीशन में है, सामने रखी हुई है। 2 ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है जो कि ज़मीन पर है, दूसरा ऑब्जर्वर अभी इस रॉड के साथ हरकत शुरू कर देगा और ये रॉड अभी कितनी है? 1 मीटर की है। अब इसकी हरकत शुरू होगी और इसकी हरकत रॉड की कितनी हो जाएगी? 0.6 c। और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो भी इसके साथ ही हरकत शुरू करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जर्वर की, दूसरे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उसकी भी 0.6 c होगी। तो वो ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि ज़मीन पर जो ऑब्जर्वर है उसके मुताबिक और वो ऑब्जर्वर जो कि उसके साथ साथ हरकत कर रहा है उसके मुताबिक आप ज़रा इस रॉड की लेंथ बता दीजिए। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर ये हम बता देते हैं, ये रिलेटिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। डेटा ले लेते हैं पहले इसका। हमारे पास पहली प्रॉब्लम है ये, डेटा इसका क्या बोल रहा है आपसे? लेंथ L। ये नॉट जो लिखा हुआ होता है ना, इसका मतलब ही ये होता है ओरिजिनल या प्रॉपर लेंथ। वैसे इसको ओरिजिनल लेंथ नहीं कहा जाता, मैं भी इसको प्रॉपर लेंथ ही कहूँगा। इसको प्रॉपर लेंथ कहा जाता है, लेकिन आपको बताने के लिए फ़िलहाल अभी कि ये ओरिजिनल लेंथ है, प्रॉपर लेंथ, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसको L नॉट से। और ये कितना है? 1 मीटर उसने बताया, ठीक है। वेलोसिटी जो है इसने बताया है कितना है? 0.6 c। और ये रिलेटिविस्टिक लेंथ कहलाती है, जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, ये आगे आएगा। इसी तरह हमारे पास, पहले ही बता दूं, ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर लेंथ है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर मास आएगा, इसी तरह हमारे पास प्रॉपर टाइम आएगा, इसी तरह हमारे पास प्रॉपर एनर्जी आएगी। सबके साथ नॉट 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 लगा हुआ। फिर दूसरी जो लेंथ होगी, दूसरा जो मास होगा, दूसरी जो
टाइम होगा, दूसरी जो एनर्जी होगी, चारों चीज़ें देखें मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, उसके साथ कुछ भी नहीं लगा होगा, ये पहचान है उसकी। और ये क्या कहलाता है, ये रिलेटिविस्टिक लेंथ कहलाती है, ये रिलेटिविस्टिक मास कहलाता है, ये रिलेटिविस्टिक टाइम कहलाता है, ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी कहलाती है। देखिए 4 ही एरियाज़ हैं जिनको डिस्कस किया गया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक लेंथ। ये शुरू में बता रहा हूँ, आगे तफसीलात नहीं बताऊँगा, इसलिए जहन नशीन कर लीजिए, ठीक है। रिलेटिविस्टिक लेंथ उसने आपसे पूछी है 2 सिचुएशंस के अंदर। पहली क्या, ए ऑन अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑन अर्थ ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मतलब ये एफओआर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑन अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो ऑब्जर्वर जो कि ज़मीन पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी बात हो रही है, ऑन अर्थ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरी बात जो उसने बी आपसे पूछी है, मूविंग विद रॉड इटसेल्फ और मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रॉड इटसेल्फ, और वो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रॉड के साथ हरकत कर रहा है, जो कि रॉड के साथ हरकत कर रहा है। तो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसने बात की है। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू का आसान सा मतलब, वो ऑब्जर्वर, उनकी बात हो रही है। एक ऑब्जर्वर जो ज़मीन पर है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ, और दूसरा ऑब्जर्वर जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कि वो जो हरकत कर रहा है साथ उस रॉड के, ठीक है भाई। अच्छा, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ए की तरफ। अब यहाँ पर क्योंकि रिलेटिविस्टिक लेंथ पूछी है उसने दोनों सिचुएशंस के अंदर, तो यहाँ पर हम जो है वो हमारे पास, अगर आपको याद हो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है स्पेशल रिलेटिविटी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला जो हमारे पास क्या है, L बराबर है, रिलेटिविस्टिक लेंथ जो है वो बराबर है प्रॉपर लेंथ के, और ये रूट के अंदर आएगा 1 - v²/c²। इसके बारे में भी आपको पहले ही बता दूं, इसको जहन नशीन कर लीजिए, जो बार बार आएगा ये, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉरेंट्ज़ फैक्टर कहते हैं। ये R नहीं है, ये R जैसा आपको नज़र आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ मैं बार बार नहीं बताऊँगा, पहले ही नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये R जो आपको नज़र आ रहा है, इसको गामा का सिंबल, एक हमारे पास सिंबल होता है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये जो हमारे पास सिंबल है ये गामा का है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लॉरेंट्ज़ फैक्टर। तो असल में ये लॉरेंट्ज़ फैक्टर है, ठीक है भाई। आगे इसको बता दूंगा मैं आपको, आएगा ये लॉरेंट्ज़ फैक्टर हमारे पास, ये वाला, ये 1/(1 - v²/c², लॉरेंट्ज़ फैक्टर, इसको भी अपने पास नोट कर लें, लॉरेंट्ज़ फैक्टर कहलाता है। अगर आपको याद हो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अंदर हमने लॉरेंट्ज़ फैक्टर को डिस्कस किया था, गामा बराबर है 1/√1 - v²/c², इसको अलग से नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी इसकी वैल्यू हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। इसी फॉर्मूले को इस तरह भी लिखा जा सकता है, L बराबर है L0, ये गामा, देख रहे हैं आप, इस पूरे की जगह पे मैंने सिर्फ इसको लिख दिया, गामा को। तो इस ज़रा बात को समझिएगा कि आपको फंसाने के लिए, क्योंकि आप वो बच्चे हैं जो कि MD कैट का टेस्ट देने जा रहे हैं, आप ई कैट का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हैं, आप CSS का टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, तो इन बारीकियों को आपको समझना होगा। वो कभी आपको ऐसे दे देगा, कभी आपको ऐसे दे देगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बात जो है वो एक ही है। बहरहाल अब इसकी वैल्यूज़ जो है हम पुट करते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर लेंथ कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट जो है, अब मैंने बना के रखे हुए हैं यार, अब मैं यहाँ से करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो है वो मामला हो जाए। स्पेस की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि 10 प्रॉब्लम्स हैं। 1 -
वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6 सी, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर जो है, इसी तरह आप रहने दें। यहाँ पर आपको सी स्क्वायर की जगह पर 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन कभी हम इसको लिखेंगे, कभी इसको नहीं लिखेंगे। अभी इसको यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, इसकी वजह भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1 × 1 माइनस, अब ये देखें 0.6 सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर जो है वो 0.6 के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर जो है वो सी के ऊपर भी आएगा। तो ये स्क्वायर जब 0.6 के ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.36 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये क्यों मैंने नीचे क्यों सी की वैल्यू नहीं लिखी थी, इसकी वजह ये है कि ये कट जाएगा। आप देखें ये कट जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा L बराबर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.36, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 में से माइनस होगा 0.36, तो ये हो जाएगा 0.64, इसका रूट लेंगे और 1 में से जब इसको माइनस करेंगे 0.36 को 0.64 जो है वो बचेगा। इसका रूट लेंगे जब 0.64 का तो ये बनेगा 0.8, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा आपके पास 0.8 मीटर। ये है आपके पास रिलेटिविस्टिक लेंथ। यानी कि इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो क्या, वो जो ज़मीन पर खड़ा हुआ ऑब्ज़र्वर है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, उसको उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक वो उस रॉड को जब हरकत करते हुए देखेगा 0.6 सी वेलोसिटी में, तो वो उस रॉड को कितना देखेगा, 1 मीटर नहीं देखेगा। देखें कितनी कम हो जाएगी उसकी लेंथ, 0.8 मीटर। है ना इंटरेस्टिंग बात, ये उसके सामने लेंथ आएगी। क्यों, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड रॉड की अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, ये वजह है। तो ज़मीन पे खड़ा हुआ रेफरेंस वो होगा, उसके मुताबिक इसकी स्पीड कितनी हो, कितनी लेंथ उसको आएगी, 0.8 मीटर उसकी लेंथ जो है वो आएगी, ठीक है भाई। बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। अब दूसरी की तरफ चलते हैं, वो जो बी वाला है, ठीक है। बी वाला जो है, लेंथ सीन बाय ऑब्जर्वर, लेंथ यानी कि L सीन बाय ऑब्जर्वर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, मूविंग with the same velocity, moving with the same velocity is equal to 1 मीटर। तो वो जो ऑब्जर्वर उस रॉड के साथ हरकत कर रहा है, वो जो ऑब्जर्वर दूसरा वाला है जो उस रॉड की वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है, मतलब उस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो भी 0.6 सी है, तो उसके मुताबिक, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक रॉड की लेंथ वैसी ही रहेगी जैसी कि है, यानी कि 1 मीटर। उसके मुताबिक, उस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक रॉड की लेंथ ओरिजिनल जो थी वो उतनी ही रहेगी। क्यों, उसकी वजह यह है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो भी उसी वेलोसिटी से हरकत कर रहा है जिस वेलोसिटी से रॉड हरकत कर रही है, ठीक है भाई। तो ये आ गया, 2 हो गए। चलें अब तीसरे की तरफ चलते हैं। ख़ास ख़ास चीज़ें नोट कर ली हैं ना आप लोगों ने, ठीक है। दूसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम है
दूसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें बोल रहा है हाउ फास्ट वुड अ रॉकेट हैव टू गो रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू 99% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट। हाउ फास्ट, कितना तेज जो है एक रॉकेट को जाना पड़ेगा रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर जो है वो ज़मीन पर खड़ा हुआ है और रॉकेट जो है वो जा रहा है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये रॉकेट जो है किस रफ्तार से जाना इसको चाहिए, हाउ फास्ट, किस रफ्तार से इस रॉकेट को जाना चाहिए। ऑब्जर्वर फॉर इट्स लेंथ टू बी कॉन्ट्रैक्टेड, कि इस रॉकेट की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कम हो जाए, शॉर्ट हो जाए। क्योंकि अब आपको पता लग गया है पिछली प्रॉब्लम के अंदर क्या मैंने बताया, क्या ये टाइम डायलेशन है, और सॉरी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, स्पीड का ताल्लुक था इससे। याद है उस रॉड की जो लेंथ कम हो गई, उस रॉड की जो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसके पीछे वजह क्या थी, उस रॉड की स्पीड थी। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि रॉकेट की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि उस रॉकेट की जो है वो लेंथ जो है वो कितनी हो जाए, 99% ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट, अपनी रेस्ट जो उसकी लेंथ थी उसके 99%। बात समझ आ रही है भाई? ओरिजिनल लेंथ भी तो होगी ना रॉकेट की, जब वो रेस्ट पोजीशन में था, जब वो रॉकेट ज़मीन पर खड़ा हुआ था, वहीं पर ऑब्जर्वर भी खड़ा हुआ था, वहाँ पर भी तो उसकी कोई लेंथ होगी ना। तो ये वो बोल रहा है कि इस रॉकेट की स्पीड कितनी हो जाए कि अपनी ओरिजिनल लेंथ के 99% जो है उस तक चली जाए, मतलब इतनी छोटी हो जाए, इतना छोटा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करें इसका, क्या उसने हमें वेलोसिटी बताई है रॉकेट की? नहीं, वेलोसिटी तो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या फिर, लेकिन कौन सी वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी टू बी वेलोसिटी फॉर इट टू बी, वेलोसिटी फॉर इट टू बी contracted 99% as compared to its original length, as compared to its proper length। अब मैं ओरिजिनल नहीं कहूँगा, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, its proper length, ये वेलोसिटी। ठीक है भाई, अब ये बात भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको बहुत आसान करके आपको अभी बता देता हूँ, बड़ी आसान सी बात। भूल जाएं इसको, ये जो प्रॉब्लम मैं करवा रहा हूँ इसको भूल जाएं, अभी आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ कि यार मार्केट से जाके एक रॉड ले आओ, एक रॉड ले आओ, ये रॉड जो है वो 100 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, एक रॉड मार्केट से ले आओ, कितनी होनी चाहिए इसकी लेंथ, 100 मीटर की एक रॉड जो है वो होनी चाहिए, मार्केट से लेके आ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ कि भाई एक और रॉड लेके आ जाओ, एक और रॉड लेके आ जाओ जो कि 50% होनी चाहिए, 50% ऑफ रॉड ए। ये रॉड ए हो गई, ए रॉड, और ये बी रॉड। बी रॉड का मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि बी रॉड जो आप लेके आओ वो 50% 50% टाइम्स ऑफ रॉड ए। अब देखें, बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा, ए रॉड जो है लेके आ जाओ 100 मीटर, और जो बी रॉड लेके आओ वो रॉड ए का 50% टाइम्स होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ, 50% टाइम्स ऑफ रॉड ए, मतलब रॉड ए की लेंथ जितनी भी है ना उसका 50%, रॉड ए की लेंथ जितनी भी है ना उसका 50%। तो यहाँ पर रॉड ए जो है कितना है हमारे पास, 100 मीटर। इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लें, ये बड़ा अहम है आपके लिए, आप एमडीकेट
ई कैट के एस्पायरेंट है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें मैथमेटिक्स बड़ा अहम होता है। तो अब मैं 50% ऑफ रॉड ए अगर निकालता हूँ तो 50%, ये परसेंट का साइन जब ख़त्म होता है ना तो इसके नीचे आ जाता है 100। टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। लेकिन दो नई चीज़ें पता चली हैं अभी आपको। 50% परसेंट का साइन हटाऊंगा तो 50 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स जो है इसका मतलब है मल्टीप्लाई ऑफ रॉड ए। रॉड ए कितना है? 100। सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, देखिए क्रॉस में कट जाएगा ये, 100 से गया और आपका जवाब क्या आया? 50 आ गया, 50 मीटर। यानी कि मैं आपको जब ये बोल रहा हूँ कि भाई रॉड बी जो है वो होना चाहिए 50% टाइम्स ऑफ रॉड ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रॉड बी जो है वो होना चाहिए 50%, यानी कि आधा रॉड ए का। देखें आधा आ गया ना, तो 50% टाइम्स ऑफ रॉड ए का मतलब जो रॉड ए की लेंथ है उसका आधी लेंथ की रॉड बी ले आओ। अगर मैं कह रहा हूँ 99%, अगर मैं कह रहा हूँ 99% टाइम्स ऑफ रॉड ए लेके आ जाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 100% रॉड ए है, रॉड ए की लेंथ 100 मीटर है, तो इसका 99% टाइम्स जो है वो बनेगा 1 मीटर। ये देखें यहाँ आ जाएगा 99, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद फिर हमारे पास ये कितना हो जाएगा? ओ सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। तो 99% जो है, 99% टाइम्स का मतलब ये होगा कि अब ये देखें 50% टाइम्स का आधा हो गया, 99% टाइम्स का दोबारा ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और ये 99 मीटर हो जाएगा। कि रॉड बी जो है वो 99% जो है वो, रॉड बी जो है वो 99% टाइम्स रॉड ए कितना होगा? 99 मीटर होगा। ठीक है भाई, सॉरी गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इस सिचुएशन के अंदर, समझ में आ गई ये बात। अब यहाँ पर भी यही बात की जा रही है, वो जो रॉकेट है उसकी ओरिजिनल लेंथ भी है, रॉकेट जो है उसकी ओरिजिनल लेंथ भी है, और जब इस रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये स्पेस में जाएगा, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जितनी स्पीड बढ़ेगी इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन यहाँ पर इसकी लेंथ देखें बढ़ेगी नहीं, इसकी लेंथ जो है वो घटेगी। तो ये आपसे वो पूछ रहा है कि भाई कितनी कम हो जाएगी इसकी लेंथ। तो ये इसको क्या बता रहा है? बोल रहा है वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी फॉर इट टू बी कंपेयर्ड 99% एज कंपेयर्ड टू इट्स प्रॉपर लेंथ। यानी कि कितनी वेलोसिटी जो है, कितनी वेलोसिटी, कितनी स्पीड इस रॉकेट की होनी चाहिए कि इसकी जो लेंथ हो वो 99% हो जाए इसकी ओरिजिनल लेंथ के। क्योंकि मेन चीज़ देखें वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी या स्पीड ही तो भाई इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर रही है ना यार, बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वेलोसिटी ही तो इस रॉकेट की लेंथ को कम ज़्यादा कर रही है, नहीं कर रही? जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड से ये जाएगा, उतना ही इसकी लेंथ कम हो जाएगी, उतनी इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर 0.6 सी की रफ्तार से जाएगा तो इसकी लेंथ घट जाएगी, कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये इस तरह से छोटी हो जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है 99% टाइम्स जो है मैं चाहता हूँ न्यू लेंथ हमारे पास आए। क्या बोल रहा है? 99% टाइम्स जो है वो न्यू लेंथ आए, उसके लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए इसकी, ये इसका सवाल है। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये हो गया सोल्यूशन हमारे पास। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का बोल रहा है, पहले कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ क्या होगी? सॉरी मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं इसी वजह से वीडियोस भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो सेहत ठीक नहीं है, बस दुआ किया करें सेहत सही रहे। जान है तो जहान है भाई, अभी भी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन ये करना तो था, जितना कर सकता हूँ करूँ।
कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ये सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर 10-10, 15-15 मिनट में मिल जाएंगे। सॉल्यूशंस ढेर के हिसाब से पड़े हुए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? एल से। याद रहे यही कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो है इसी को हम रिलेटिविस्टिक लेंथ कहते हैं। रिलेटिविस्टिक लेंथ, याद है ना, मैंने बताया था ये रिलेटिविस्टिक लेंथ है जिसको एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एल से। और ये वो बोल रहा है कि कितनी होनी चाहिए? 0.99% ऑफ प्रॉपर लेंथ। याद आया, ये नोट लगा हुआ, इसका मतलब प्रॉपर लेंथ या ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 99%, 9% का सिंबल हटाएंगे तो ये आ जाएगा, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये एल नॉट, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.9 कर लें, 0.99 कर लें, 0.99 मल्टीप्लाई बाय एल नॉट, और ये बन जाएगा 0.99 एल नॉट। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। नोट कर लें इसको, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ये आपके पास आ जाएगी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। तो अब वो आपका उसका सवाल ही है, तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आपके पास आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सॉल्यूशन बेसिकली अब आएगा, पहले डेटा ही था, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ का, और इसके अंदर हमें वेलोसिटी जो है वो मिल जाएगी। ये देखें, ये रही वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी। ये जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ है या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, ठीक है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? देखें, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ यानी कि एल जो है, इसको थोड़ा और मैं क्लियर कर दूँ, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ यानी कि एल जो है वो कितनी है? 0.99 एल नॉट। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 0.99 एल नॉट बराबर है एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये एल नॉट जो है इसको अगर आप यहाँ लेके जाएंगे तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के मुताबिक, रूल के मुताबिक, ये एल नॉट जो है ये 0.99 के साथ किस पोजीशन में है? मल्टीप्लाई की पोजीशन में। वहाँ जाकर क्या आ जाएगा? डिवाइड की पोजीशन में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.99 इज इक्वल टू एल नॉट, और एल नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया, एल नॉट से कट गया, और आपके पास यहाँ पर आया 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, इसी से हमारा वी जो है फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आपको पता है रूट को अगर आपको कैंसिल करवाना हो तो इसका हमारे पास क्या है हल? स्क्वायर। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें। 0.99 स्क्वायर और 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और 0.99 जो है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.9801, 0.9801 ये हो जाएगा, यही है भाई 0.9801। ठीक है। अब अपने टारगेट पे नज़र रखनी है, ये वेलोसिटी उसने पूछी है आपसे 0.9801। अब ये पूरे के पूरे को उठा के हम ये काम कर सकते हैं, पूरे के पूरे को उठा के। देखिए ये भी मैथमेटिक्स की ये ब्यूटी है, ये सीखें। ये पूरी एक टर्म है, इसको उठा के मैं यहाँ ले आ सकता हूँ और इसको उधर ले जा सकता हूँ। जब मैं ये काम करूँगा, ये वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये पूरा का पूरा माइनस का है, जैसे ये -2 है ना, बिल्कुल इसी तरह ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पोजीशन है इस वक्त। तो ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पूरा का पूरा उठा के जब मैं यहाँ लेके आऊँगा, ये प्लस का हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस
9801, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 1 में से 0.9801 को माइनस करेंगे तो हमारा जवाब जो आएगा वो 0.0199 ये हमारा जवाब आएगा v²/c²। अब v² को आप यहीं छोड़ें, c² को वहाँ ले जाएं, 0.0199 c²। अब क्या याद है ना, अब स्क्वायर लगा हुआ इसका हल किससे होगा भाई? टेक रूट ऑन बोथ साइड, टेक रूट ऑन बोथ साइड या टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी जो है वो रूट आ जाएगा, इसके ऊपर जो है वो 0.0199 c², इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। अब ये रूट इसका स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये रूट इसके स्क्वायर को कैंसिल करेगा, c के, इसके नहीं। और जैसे ही ये c का स्क्वायर कटेगा इसके रूट से तो ये c जो है वो बाहर आ जाएगा और ये 0.0199 ये ऐसे अंदर आ जाएगा। अब 0.0199 इसकी वैल्यू जो आपके पास आएगी, अब आप कैलकुलेटर से इसका रूट निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 0.141 c मल्टीप्लाई बाय 0.141 और ये हो जाएगा आपके पास 0.141 c। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अब ये इससे आगे होगी, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू आपको पता है कितनी है हमारे पास। c की वैल्यू जो है हमारे पास 0.41141 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड ये है। 0.141 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, तो आपके पास इसका जवाब आएगा 42.45 अप्रोक्सीमेटली। ये देखें, ये जो देखा होगा आपने सिंबल, ये वाला, ये इक्वल की जगह पे इस्तेमाल होता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर, ठीक है, बराबर। जैसे ये 100% बराबर, 100% बराबर, 2 बराबर है 2 के। लेकिन जब आप कहते हैं कि 100% बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर है, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि 2 जो है वो बराबर है 1.999999 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए मुकम्मल बराबर नहीं है, 0.999 कहीं जाके थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो फिर आप इक्वल की जगह पर आप जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.99999। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बता रहा है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 42.45 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। ये आपका जवाब है और देखें बुक में ही ये आपका जवाब है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, अब आपसे पूछा जाता है कि भाई कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए रॉकेट की, कि रॉकेट की लेंथ घटकर 99% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ हो जाए। तो आप बताएं कि भाई रॉकेट की लेंथ स्पीड ये होनी चाहिए 42.45 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड ये होनी चाहिए रॉकेट की स्पीड। तो रॉकेट की लेंथ घटकर जो है उसकी ओरिजिनल लेंथ के 99% कम हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। इससे पहले भी हमने जो वो आपको मैंने जनरल मिसाल दी थी ना, वो रॉड वाली 50% ऑफ द ओरिजिनल, तो इसमें भी आप देखें कि आपके पास 99% ऑफ द ओरिजिनल। यहाँ पर जो हमारे पास जो है, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझिएगा। तो यहाँ पर जो 99% है ना, इसका मतलब बढ़ जाना नहीं है यहाँ पर, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। ये सिचुएशंस में डील करती हैं चीज़ें।
तो यहाँ पर जो है वो 99% का मतलब 99% टाइम्स का मतलब यहाँ पर, क्योंकि ये हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर इसका मतलब कम हो जाना है, बढ़ जाना नहीं है। जैसे कि हमने आम मिसाल जो मैंने आपको रॉड वाली दी थी, रॉड ए वाली और रॉड बी वाली, ठीक है। तो आम जिंदगी में तो बढ़ जाने वाला मामला होता है, यहाँ कम का कॉन्सेप्ट है ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखें। तो कुछ बच्चों के जहन में आ सकता है कि सर यहाँ पर 99% है तो इसकी तो लेंथ बहुत बढ़ जानी चाहिए, इस हिसाब से नहीं भाई, बढ़ेगी नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है, यहाँ पर घटने से ही मायने लिया जाएगा, बढ़ने से मायने नहीं लिया जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तीसरी प्रॉब्लम, डेटा की तरफ चलते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम ज़रा पढ़ के उसको समझ लें, मेहरबानी करें ज़रा पढ़ के प्रॉब्लम को समझ लिया करें, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है पार्टिकल विद अ प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड। एक पार्टिकल है जिसका प्रॉपर लाइफ टाइम जो है वो 1 माइक्रो सेकेंड है। क्यों? पार्टिकल्स की कुछ, ये आप पढ़ेंगे आगे पार्टिकल फिजिक्स के अंदर भी, पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे उन बेचारों की लाइफ बड़ी थोड़ी होती है, लाइफ बड़ी थोड़ी होती है, यानी कि 1 सेकंड आपकी नज़र में कितना टाइम होगा। कुछ चीज़ें इसके हवाले से ज़रा नोट कर लें, इसको करने से पहले कुछ चीज़ें अपने पास नोट कर लें, काम की चीज़ें। आपको पता है 1 किलोग्राम जो है वो कितने ग्राम के बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है। फिर 1 ग्राम जो है वो कितने मिलीग्राम के बराबर है? 1000 मिलीग्राम के बराबर। फिर 1 जो है वो मिलीग्राम के बराबर। फिर 1 मिलीग्राम जो है वो कितने माइक्रोग्राम के बराबर है? 1000 माइक्रोग्राम के बराबर है। फिर 1 माइक्रोग्राम जो है वो कितने नैनोग्राम के बराबर है? 1000 नैनोग्राम के बराबर। ये कम से कम वैल्यू हो रही है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से देख लें, 1 किलो से आप वाकिफ़ हैं ना, 1 किलोग्राम जो 1000 ग्राम के बराबर है, 1 ग्राम जो है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर है, 1 मिलीग्राम जो है 1000 माइक्रोग्राम के बराबर है, और 1 माइक्रोग्राम जो है 1000 नैनोग्राम के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास सेकंड होता है। 1 सेकंड जो है 1000 मिली सेकंड के बराबर। 1 मिली सेकंड जो है वो 1000 माइक्रो सेकंड के बराबर है, और 1 माइक्रो सेकंड जो है वो बराबर है 1000 नैनो सेकंड के, ठीक है। तो ये और भी आगे चलेगा इसी तरह, और भी है इसके अंदर जो है हमारे पास मिली सेकंड है, फिर माइक्रो सेकंड है, उसके बाद फिर हमारे पास नैनो सेकंड है, फिर पेक्टो सेकंड है, फेम्टो सेकंड है, और ये आगे चलता रहता है, और छोटे से छोटे यूनिट आते रहते हैं। तो बहरहाल अगर यहाँ की हम बात करें ना, इसी को मैं 1 सेकंड को मैं जो लिख रहा हूँ 1000 मिली सेकंड, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻³ मिली सेकंड, 10⁻³ मिली सेकंड, ठीक है भाई। इस तरह से भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, हाँ ठीक है, 1 सेकंड को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ये ज़रा बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि 1 सेकंड जो है वो 1000 मिली सेकंड के बराबर है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 सेकंड जो है वो 10⁻³ मिली सेकंड के बराबर है। एक ही बात। अब मैं अगर इसको उल्टा बोलता हूँ, ज़रा मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि 1 सेकंड कितने मिली सेकंड के बराबर है, नहीं, मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ 1 मिली सेकंड जो है कितने सेकंड के बराबर है। देखिए उल्टा पूछ रहा हूँ, पहले क्या पूछा, 1 सेकंड जो है कितने
मिली सेकेंड के बराबर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 मिली सेकेंड यानी कि 1000 मिली सेकेंड में से 1 मिली सेकेंड ले रहा हूँ और पूछ रहा हूँ कितने सेकंड के बराबर है, तो ये होगा 10⁻³ सेकंड के। समझ में आ रही है बात आपको? अब जैसे यहाँ किलोग्राम के बाद आप डायरेक्ट किस पे जाते हैं, स्टेप बने हुए सीक्वेंस है ना, आप डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आते, किलोग्राम से आप मिलीग्राम पे नहीं आते, माइक्रोग्राम पे नहीं आते, नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भाई है, उससे छोटा भाई ये 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 है। ये दर्जे बने हुए। तो यहाँ पर सेकंड्स में भी दर्जे बने हुए। सबसे बड़ा भाई सेकंड है, उससे छोटा भाई मिली सेकंड है, उससे छोटा भाई माइक्रो सेकंड है, उससे छोटा भाई नैनो सेकंड है। ठीक है भाई, तो आप बड़े भाई से छोटे भाई की तरफ आ रहे हैं, सेकंड से मिली सेकंड की तरफ आ रहे हैं, और मैंने आपको बताया आप मिली सेकंड से सेकंड की तरफ भी तो जा सकते हैं। आप बड़े से जो छोटा है उस छोटे से बड़े की तरफ भी तो जा सकते हैं। तो जब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो देखें ये पॉजिटिव पावर है, लेकिन जब आप छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं 1 मिली सेकंड से सेकंड की तरफ आ रहे हैं तो वही चीज़ सिर्फ माइनस में आ जाती है। अब इससे आगे किसका दर्जा है ये देखें, सेकंड के बाद ये सबसे बड़ा भाई, उससे छोटा भाई ये, उससे छोटा भाई ये। मैंने क्या लिखा है, ये काम की चीज़ 1 मिली सेकंड 1000 माइक्रो सेकंड के बराबर। इसको मिटा देते हैं, नीचे डिस्टर्ब करेगा नैनो सेकंड। 1 मिली सेकंड जो है 1000 माइक्रो सेकंड के बराबर है। तो इसी बात को अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि 1 मिली सेकंड जो है, 1 माइक्रो सेकंड जो है, सॉरी 1 माइक्रो सेकंड जो है वो कितने मिली सेकंड के बराबर होना चाहिए, 10⁻³ मिली सेकंड। अब हमारे पास 3 दर्जे हो गए, ये बात ध्यान में रखिएगा। हमारे पास पहले सेकंड, सबसे बड़ा भाई ये हो गया सेकंड, उससे छोटा भाई ये हो गया मिली सेकंड, उससे छोटा भाई हमारे पास ये हो गया माइक्रो सेकंड। आपको जो उसने पार्टिकल का टाइम बताया ना कि उस पार्टिकल की हयात कितनी है, उसकी ज़िंदगी कितनी है, उसका लाइफ टाइम कितना है, क्योंकि मैंने बताया कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जब उनको बनाया जाता है, जैसे सर्न है, ठीक है, वो एक ऐसी लैब है जहाँ पर पार्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि क्रिएट जब होते हैं ना तो उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। 1 सेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम होता है 1 सेकंड, नहीं, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है। बिल्कुल इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो पार्टिकल बनते हैं और वही उनकी ज़िंदगी होती है, ख़त्म हो जाती है उसके बाद। तो यहाँ पर जिस पार्टिकल की बात हो रही है उसकी क्या बताया जा रहा है कि उस पार्टिकल की प्रॉपर लाइफ टाइम कितना है उसका, 1 माइक्रो सेकंड है। अब यहाँ पर देखिएगा वो बोल रहा है 1 माइक्रो सेकंड है, सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड। 1 माइक्रो सेकंड क्या है, टाइम है उसका, टाइम ऑफ लाइफ, टाइम ऑफ लाइफ ऑफ पार्टिकल, टाइम ऑफ लाइफ ऑफ पार्टिकल 1 माइक्रो सेकंड है। अब अगर इसको मुझे सेकंड में लाना हो, किस में लाना हो, सेकंड में लाना हो, देखें तीसरे दर्जे पे है माइक्रो सेकंड। यहाँ पर याद रखिएगा मैंने 1 सेकंड को मिली सेकंड किया, 1 सेकंड को मिली सेकंड किया, और जब 1 मिली सेकंड को सेकंड किया, याद है ना, 1 मिली सेकंड को सेकंड किया तो पावर देखें नेगेटिव हो गई। जब मैंने 1 सेकंड को मिली सेकंड किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पर आप जो जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, आप माइक्रो सेकंड से मिली सेकंड और मिली सेकंड से आप सेकंड की तरफ आ रहे हैं। तो आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं ना, तो 2 स्टेप आप क्रॉस कर रहे हैं। माइक्रो सेकंड से आपको मिली सेकंड पे आना है, तो आपका एक 10⁻³ ये हो गया। फिर मिली सेकंड से आपको सेकंड की तरफ आना है, तो दूसरा आपके पास ये भी 10⁻³ हो गया। 2 स्टेप हो गए ना भाई, इस यहाँ से यहाँ तक के स्टेप का, माइक्रो सेकंड से मिली सेकंड तक का 10⁻³, फिर मिली सेकंड से सेकंड तक का 10⁻³। तो टोटल जो बन जाएगा वो 10⁻⁶ बन जाएगा।
-6 बन जाएगा। तो आप अब कह सकते हैं क्या कि 1 माइक्रोसेकंड जो है वो, अगर 1 माइक्रोसेकंड जो है, अब सेकंड में अगर बोला जाए तो कितना होगा? 1 माइक्रोसेकंड जो है 10⁻⁻6 सेकंड के बराबर। अब इतना जोड़ तोड़ क्यों कर रहे हैं? इतना जोड़ तोड़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकंड हमारा एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो सेकंड है, माइक्रो सेकंड नहीं है, नैनो सेकंड नहीं है, पिक्टो सेकंड नहीं है, फेम्टो सेकंड नहीं है, सेकंड है। इसलिए तो हमें ज़रूरत है, ये जो बता रहा है कि 1 माइक्रो सेकंड यानी कि टाइम ऑफ लाइफ ऑफ पार्टिकल जो है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक पार्टिकल जो है वो बनाया गया है, ठीक है, एक पार्टिकल जो है वो बनाया गया है, टाइम कितना है? 1 माइक्रो सेकंड, बस इतनी उसका टाइम है। और इसी माइक्रो सेकंड को मैं अगर कन्वर्ट करूँगा सेकंड में तो ये हो जाएगा 1 माइक्रो सेकंड, यहीं पे कर लेता हूँ, बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 सेकंड के। ठीक है भाई, ये मैंने सब आपको बताया था। अच्छा, वो जो पार्टिकल जब बनता है तो उसकी स्पीड भी होती है, वेलोसिटी भी होती है। वो पार्टिकल जब तख्लीक होगा, क्रिएट होगा, तो वो हरकत में होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे आसमान से टूटता हुआ तारा देखते हैं ना आप, मेट्रॉइड्स जो होते हैं ऐसे आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये पार्टिकल जो बनेगा उसकी बात हो रही है कि ये पार्टिकल जो है इसका प्रॉपर लाइफ टाइम जो है, अब ये प्रॉपर लाइफ टाइम, तो इसके साथ मैं नोट लगा दूं, ये नोट लग गया। प्रॉपर लाइफ टाइम है 1 माइक्रो सेकंड है इसकी, और ये कहाँ? लेबॉर्ट्री में हरकत कर रहा है, मूव्स थ्रू द लेबॉर्ट्री। और इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी जो है, कितनी रफ्तार है इसकी? 2.7 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड, 2.7 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। अब इससे हवाले से दो बातें आपसे पूछ रहा है वो। ए में आपसे पूछ रहा है, ये तो हमारे पास प्रॉपर टाइम है, याद रहे, ये वाला क्या है? प्रॉपर टाइम। इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, गड़बड़ मत कीजिएगा, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर टाइम। ये हमारे पास बोल रहा है कि रिलेटिविस्टिक टाइम क्या होगा, क्योंकि उसी लैब में एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। देखे ना, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है ना, उसी लैब में वो एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। उस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक उसका टाइम कितना होगा उस पार्टिकल का। उस पार्टिकल का जो प्रॉपर टाइम है वो तो ये है हमारे पास 1 माइक्रो सेकंड या 10⁻⁻6 सेकंड। लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है जो वहाँ खड़ा हुआ है वो तो हरकत नहीं कर रहा है ना पार्टिकल के साथ, वो तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर जो है। तो उसके मुताबिक पार्टिकल का टाइम कितना होगा, यानी कि रिलेटिविस्टिक टाइम जो है वो कितना होगा, ये वो आपसे पूछ रहा है। रिलेटिविस्टिक टाइम जो है वो कितना होगा, ये वो आपसे पूछ रहा है। What will be the distance, हाँ बोल रहा है what is the लाइफ टाइम एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन द लेबॉर्ट्री, यानी कि रिलेटिविस्टिक टाइम आपसे पूछ रहा है। रिलेटिविस्टिक टाइम जिसको सिर्फ टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है पार्टिकल का, वो आपसे पूछ रहा है। फिर आपसे ये भी पूछ रहा है what will be the distance traversed by it before disintegrating, अपनी मौत से पहले उस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। डिस्टेंस को आपको पता है हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आप उसने पूछी। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है जो चीज़ जिसकी रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसका टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है, तो इसका टाइम जो है वो कम हो जाएगा एक ऑब्जर्वर के मुताबिक जो कि रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो वो उसी ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि वो ऑब्जर्वर जो है वो लैब में खड़ा हुआ है, उसके मुताबिक कितना टाइम जो है उसका बनता है, ये बता दीजिए। तो टाइम डायलेशन है ये, तो इसका फॉर्मूला T = T0 और उसके बाद 1 -
वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यार एक चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, शुरू में मैंने बताया मुझे लॉरेंट्स फैक्टर जो है ना वो याद नहीं आ रहा है, मैं भूल तो नहीं गया, पता नहीं 1 अपॉन अंडर रूट था लॉरेंट्स फैक्टर या सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर था, मैं भूल गया, कहीं गड़बड़ न कर दूँ। हाँ शुक्र अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही है लॉरेंट्स फैक्टर। मुझे शायद भी ठीक नहीं है। अच्छा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास अब टाइम जो है कितना है हमारे पास, ये रहा हमारे पास प्रॉपर टाइम। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, t बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁶। देखें t नॉट जो हमारे पास प्रॉपर टाइम है ये रहा, ये आ गया, और यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर हमारे पास कितना है, वेलोसिटी हमारे पास 2.7 इंटू 10⁻⁸, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और सी जो है इसकी वेलोसिटी कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड जो है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो है सी स्क्वायर, ये आ गया 3 इंटू 10⁸। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 10⁻⁻⁶। अब मैं नीचे वालों को पहले सॉल्व कर देता हूँ यार, इन द लास्ट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बल्कि सॉल्व कर लेना है, टाइम बच जाएगा। इसका जवाब जो है वो 2.3 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड आएगा। ठीक है भाई, 2.3 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड है। अब b जो है उसमें डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। डिस्टेंस के लिए वो बचपन से क्लास 9 से जो आप फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, याद कि वेलोसिटी जो है वो आपके किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर है। तो टाइम को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा वी टी इज़ इक्वल टू एस, एस की जगह पर मैं d लिख देता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस को s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को d से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको ये भी कर सकता हूँ d इज इक्वल टू वी टी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, d इज इक्वल टू वी टी। वेलोसिटी मेरे पास है मौजूद, कितनी है 2.7 इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, टाइम जो है वो भी है 2.3 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 620 मीटर, 620 मीटर, जो कि आपकी बुक के मुताबिक है। तो उस पार्टिकल ने मरने से पहले इतना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है भाई, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 के अंदर जो है हम आगे वाली प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।